सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सबसे पहले तो झारखंड वासियों को करम पर्व की शुभकामनाएं हैं, विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं ही शुभकामनाएं हैं। लेकिन थोड़ा आदत से मजबूर हूं, खरी खोटी बोलना यह फितरत में शामिल है, तो इसलिए मैं अपनी फितरत के हिसाब से ही बात करता हूं। और जब बात फितरत के हिसाब से हो रही है तो बात फिर मैं करता हूं बालू की। बालू यानी आप पीला सोना कह सकते हैं, आप भूरा सोना कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में तो हम इसे ब्राउन गोल्ड कहते हैं। अब नियम क्या कहता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नियम है कि भाई ने कहा है, आदेश पारित किया है कि भाई अक्टूबर तक झारखंड में कहीं से भी बालू नहीं निकल सकता। अब सवाल यह है कि बच्चे तो पैदा नहीं हो रहे, लेकिन पूरे झारखंड में छठी जरूर बन रही है, और छठी का खीर तो आप लोगों ने भी खाया होगा जो लोग टीवी देख रहे हैं। यानी ऐसा है कि घर भी बन रहा है, दुआर भी बन रहा है, पुल बन रहा है, पुल गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कहां से आ रहा है बालू? रात में जब मैं ऑफिस खत्म करके और घर जाता हूं, 140 160 की स्पीड से ये टर्बो दौड़ता है। उसके चपेट में अगर मैं आ भी गया तो भगवान कसम बता रहा हूं, कल मेरा नामो निशान भी नहीं मिलेगा। तो ये कहां जाते हैं, कौन होते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? आज इसी पर बात होगी। कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, एक खास जिले की तस्वीरें हैं, लेकिन कमोबेश तस्वीरें पूरे झारखंड की हैं। इन बालू माफियाओं पर नकेल कसनी जरूरी है। तो सारी बातें होंगी और डंके के चोट पर होंगी। तो बालू यानी ब्राउन गोल्ड, येलो गोल्ड, आप जो कहिए उसे भाई। कहते हैं कि कैमरा तो झूठ नहीं बोलता। एनजीटी का निर्देश है कि अक्टूबर तक बालू का खनन बंद है, पर आज कैमरा दिखाएगा। हमारे कैमरे ने कैप्चर किए हैं रामगढ़ के दामोदर और भैरवी नदी की तस्वीरें, और आपको हम बालू माफियाओं का खेल दिखाएंगे नहीं, सुनाएंगे। हमारे पत्रकार ने, न्यूज़ 11 भारत संवाददाता ने एक बालू क्रेता बन करके और बालू माफियाओं से बातचीत की है। उस बातचीत में क्या कुछ निकला है, पहले आप उसे सुन लीजिए। आप सुनेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा कि भाई बालू के खेल को पोषण कहां से मिलता है, बालू का खेल आगे किस डायरेक्शन में बढ़ता है, तमाम चीजें होंगी। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए हमारी। रामगढ़ में बालू का खेल, दिन दहाड़े बालू की तस्करी, खुलेआम बालू की चोरी, हर रोज सैकड़ों ट्रैक्टरों से हो रहा बालू उठाव, दामोदर और भैरवी से हो रहा अवैध बालू उठाव। इन तस्वीरों में देखिए साफ साफ दिख रहा है हाईवा से, डंपरों से, ट्रैक्टरों से बालू का उठाव हो रहा है। और सबसे गजब बात देखिए, ये तस्वीर तब की है जब एनजीटी ने बालू की बंदोबस्ती अक्टूबर तक रोक रखी है। अब हम कुछ दिखाएं, उससे पहले आपको हम कुछ सुनाते हैं। हेलो, लाइट बंद कर। हाँ, लालेश्वर जी बोल रहे हैं क्या? जी भैया। हाँ। बोल रहे ना भैया, बालू चाहिए था, मिलेगा? है कहाँ चाहिए था? रामगढ़ में। हाँ मिलेगा, है मिलेगा भैया। कैसे पड़ेगा भैया? कहाँ पे चाहिए? एकदम रामगढ़ में चाहिए भैया, थाना चौक में। अच्छा, हाँ। कितना चाहिए भैया? कितना चाहिए, मान के चलिए कि 2200 स्क्वायर फीट में ढलाई करना है। हाँ। 2200 स्क्वायर फीट, 2 गाड़ी के आसपास मान के चलिए। हम अपना नंबर आपको मैसेज कर देते हैं ना। अच्छा, बतिया लीजिए। कितना रेट पड़ जाएगा भैया? वो सब वही जानेंगे भैया। तो अब मैंने हम भी गाड़ी भेज के अपना मंगा सकते हैं? मंगा लीजिए। तो चलान दे दीजिएगा ना? नहीं हाँ। पड़ेगा। कल आपको एक दिन के लिए कहल पकड़ेगा?
नहीं होता है तो थाना की एंट्री करवा देंगे। चलिए चलते रहे। आ, हाँ, तो कितना लग जाएगा भैया एंट्री में? 5,000 रुपया पत्र तुलेगा। अच्छा, आप फिर इधर तो फिर 3 गो तो हो जाएगा भैया, इधर भी हो जाएगा। हाँ, उधर 1,500 करते हैं। मैंने भदानी नगर, बरकाकाना और रामगढ़ हम्म, 1,000 रुपया। नहीं वो तो अपने ऊपर है ना, आप बात कर रही है उस सब में हम नहीं बात कर देंगे, हम ज्यादा पत्र तो बात करते हैं। तो वो एंट्री करा दीजिए ना भैया, इधर उधर भटकते हैं उससे बढ़िया ना है। नहीं आप गाड़ी भेजिए ना, गाड़ी ठीक, में गाड़ी में एंट्री का पैसा, चालान का पैसा, चलान का बालू कितना देना पैसा। होगा? बालू आप कितना चालान आप कटाइएगा तो वैसे ही है ना। मैंने आपको पर CFT 12 रुपया लगेगा। पर CFT 12 रुपया, हम्म, तो हो जाएगा कितना? 500 CFT का कितना हो जाएगा? 500 CFT कम से कम 12 25 60 6,000 रुपये। 6,000 रुपया। हम्म, ठीक रहेगा वही। और उसमें आ जाएगा भैया 800 CFT 12 चक्का में? 12 चक्का में 1,000 CFT जाए 1,000 आएगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एंट्री रहेगा तो ना, कोई दिक्कत नहीं। माइनिंग वाइनिंग नहीं ना पकड़ेगा भैया? क्या कि इधर पकड़ लिया था तो फाइन कर दिया था, पिछला वाला में नहीं देखे थे। देखिए वो ड्राइवर के ऊपर है भैया, ड्राइवर PCR को नहीं 150 देते निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, नंबर दे दिए ना भैया जिससे बात करना है। हाँ वहाँ पे ना, हैं? हाँ हम नंबर मैसेज कर देते हैं। जी भैया, जी भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। थैंक यू। इस ऑडियो को सुनकर साफ पता चलता है कि बालू का खेल रामगढ़ में धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ प्रशासन की नाक के नीचे अधिकारियों की मिलीभगत से बालू का खेल चलता है। यहाँ थाना एंट्री के नाम पर लाखों का खेल हो रहा है। नदी के बीच जाकर मजदूर ट्रैक्टरों में बालू भर रहे हैं। यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दामोदर नदी घाट पर एक ट्रैक्टर से 15,000 का जुर्माना वसूला जाता है और इस जुर्माने के एवज में ट्रैक्टर को अवैध बालू तस्करी का लाइसेंस मिल जाता है। अब हम आपको एक और ऑडियो सुनाते हैं जो पुख्ता कर देगा इस बात को कि हाँ, रामगढ़ में बालू तस्करी धड़ल्ले से जारी है और प्रशासन तस्करों की मदद कर रहा है। हाँ, लैलेश्वर जी नंबर दिए थे। हाँ बोलिए। वो बोले कहाँ भेजना होगा गाड़ी? गाड़ी टोकरी सुध भैया। किधर से जाएगा रास्ता? खेरा मांझी द्वार देखे? देखे तो नहीं है, बरही से आ रहे हैं। बरही तरफ से हैं? हाँ हाँ। आगे है? गाड़ी कौन है? 14 चक्का है। 14 चक्का के लिए तो ठीक है, 14 चक्का आ रहा है। आपको कदरातो देखे हैं? हाँ हाँ वो देखे हैं, वो पेट्रोल टंकी देखे हैं, PTPS देखे हैं। पेट्रोल टंकी थोड़ा सा आगे आइएगा, खेरा मांझी द्वार है एक जगह। ठीक है। बहुत बड़ा गेट है, वहाँ पश्चिम रोड जो गया है ना, ठीक है। वहीं से सीधे जाएगा हमें लोग का जगह। अच्छा, फिर गाड़ी जब यहाँ घुस जाएगा तो फिर हमको फोन कीजिएगा, हम आदमी रहेंगे वहाँ पे जगह पे। ये बोल रहे थे ना हाँ कि पैसा के लिए बोले थे देने के लिए, तो पैसा आप ही लीजिएगा? हाँ, चालान हम लोग देंगे तो हम लोग नहीं देंगे। तो कितना? वो तो बोल रहे थे कि जैसे कि उसमें 1,000 CFT आएगा तो 500 CFT का कटाना होगा। 1,000 सेफ्टी से ज्यादा जाएगा, 14 चक्का में है। हाँ हाँ। जबकि 12 चक्का में हमारा है जो 1,040-45 सेफ्टी नापी माता। अच्छा, आपका 14 चक्का है, समझिए एक टेलर आपको ज्यादा माल लेगा। हाँ हाँ, एक ट्रेलर माल ज्यादा लेगा उसमें।
लाइक हम लाद रहे हैं 14 टका में, अभी हम देख रहे हैं कितना लगा रहे हैं। अच्छा, तो 100 सेफ्टी बढ़ जाएगा उसमें नहीं? 100 सेफ्टी, हाँ 100 सेफ्टी बढ़ेगा उसमें आपका। जब 12 में हमारा 1030-35 सेफ्टी दे रहा है यहाँ NTPC में, अच्छा अच्छा तो आपका 1 टेलर बढ़ेगा तो इसे 100 बढ़ गया। अच्छा अच्छा। अब आला अधिकारियों को तय करना है रामगढ़ में ऐसे ही बालू की तस्करी जारी रहने देनी है या फिर इस पर रोक लगाना है। रामगढ़ से न्यूज़ 11 भारत के लिए महावीर अग्रवाल की रिपोर्ट। तो भैया देखिए, ऐसा है कि तस्वीरें रामगढ़ की है, कमोबेश कहानी हर जगह की है, और मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो सब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रामगढ़ के संवाददाता महावीर अग्रवाल जुड़े हुए हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सरोज सिंह साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ पर्यावरणविद कहूँ, खरा खरा बोलने वाला शख्स कहूँ, सहयोगी पत्रकार कहूँ, मनोज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई अखबार के संपादक भी हैं। वो इकलौता अखबार जो पूर्वी, जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ मनोज जी, पूर्वी भारत से ये इकलौता अखबार है जिस अखबार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी महावीर के पास आ रहा हूँ। महावीर जी देखिए, ये तस्वीरें तो आपने रामगढ़ की भेजी हैं, जो बातचीत हमने सुनी और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं दामोदर की और भैरवी नदी की, भेड़ा नदी की, जो भी हम लोग कहते हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो इतना तो तय है कि अगर इतने ट्रैक्टरों में भर करके बालू जाता है, या जो बालू का हम देख रहे हैं कि बालू का स्टोरेज डंप जो बनाया गया है, जेसीबी से बालू निकाला जा रहा है, तो ये मान लेना कि पुलिस को और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो अगर ये हम मान लेंगे तो इसका मतलब ये भी मान लीजिए कि रामगढ़ पुलिस और प्रशासन भों है, तभी उसको जानकारी नहीं होगी। चूंकि इतना बड़ा खेल चल रहा है, पुलिस और प्रशासन को नहीं पता हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो भाई अगर नहीं पता है तो दो चीजें होती हैं कि या तो रामगढ़ का पुलिस और प्रशासन दोनों भों है, या फिर रामगढ़ का पुलिस और प्रशासन दोनों कार्रवाई करना नहीं चाहते। महावीर अग्रवाल साहब कैसे देखें इसे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि केवल रामगढ़ ही नहीं, पूरे झारखंड में एनजीटी ने नदी से बालू घाटों से खनन और उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। रामगढ़ की जो डीसी है माधवी मिश्रा, एसपी है प्रभात कुमार, ये भी बीच में जो संबंधित अधिकारी हैं, टास्क फोर्स है, उनको अवैध बालू के जो कारोबारी लोग हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो ये लग रहा है कि जो भी अधिकारी हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, और जो निर्देश जारी कर रहे हैं उसका कोई माने संबंधित अधिकारी नहीं रखते हैं। बीच में अगर आपको बतलाऊं कि रामगढ़ के एसडीओ हैं जावेद हुसैन, एसडीपीओ हैं किशोर रजक, इन लोगों ने बीच में काफी छापेमारी की, कई ट्रैक्टरों को भी पकड़ा, हाइवा को भी पकड़ा और सबको जब्त करके थाना के हवाले कर दिया। लेकिन देखा जाता है कि जो खनन विभाग है वहां पे कुछ फाइन लगाकर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि जो बालू घाट नदी के किनारे से जो ट्रैक्टर जब्त होते हैं और जो हाइवा जब्त होते हैं, उनको रोड में जब्ती दिखाकर फाइन लगाकर छोड़ दिया जाता है, और जो फाइन लिया जा रहा है उसके अलावा ऊपर से भी वसूली की जा रही है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और मैं आपको एक बात बतला दूं कि जो रामगढ़ जिला का पतरातू का टोकी सूद, रामगढ़ थाना क्षेत्र का सिरका अरगड्डा और गोला थाना क्षेत्र का जो परसाडी दामोदर नदी घाट है, जो बालू का घाट है, वो माफियाओं के लिए सेफ जोन बना हुआ है। बार बार जानकारी देने के बाद भी अधिकारी इन स्थानों पर छापेमारी नहीं करते हैं। अभी करते भी हैं तो जो ट्रैक्टर पकड़ाता है, जो हाइवा पकड़ाता है, उसको कुछ ही दिनों में छोड़ दिया जाता है, या कहें तो थाना में आने के बाद कुछ घंटों में ही फाइन लगा के उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे बालू माफिया और जो कारोबारी हैं, अवैध कारोबारी हैं, उनका मनोबल बढ़ता है कि एक तरह से हमने फाइन जमा कर दिया और हमें अवैध बालू तस्करी का और चोरी का एक तरह से लाइसेंस मिल गया। जी मनोज शर्मा साहब, मतलब जब मैं ये तस्वीरें देख रहा हूं, इन तस्वीरों को जब देखते हैं
तो ऐसा लगता है कि ना ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ रामगढ़ की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें पूरे झारखंड की। आप अभी यहाँ से निकलेंगे, जब ये डिबेट खत्म होगी, जब ये चर्चा खत्म होगी, आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक कई बालू के ट्रक क्रॉस करते हैं जी। और पूरे का पूरा इंसान नहीं निकलता, सिर्फ एक हाथ निकलता, उसमें एक हरी पत्ती होती है, पीसीआर से एक हाथ निकलता, उसमें से हरी पत्ती रिसीव होती है और बाकायदा वो गाड़ी आगे निकल जाती है, मजाल की कोई रोक दे, और ऐसा धड़ल्ले से चल रहा है। सबसे बड़ी चीज आप देखिए जिस पर आश्चर्य होता है, मैं सरोज जी बैठे हुए, सरोज जी उस चर्चा में शामिल थे, पूरे का पूरा पुल गिर जाता है, लेकिन कोई झारखंड में एक शख्स ट्वीट तक नहीं करता है, क्योंकि ये किसी के मतलब की चीज नहीं है। हजारों हजार पेड़ कट जाते हैं, किसी के लिए ये कोई टॉपिक नहीं है। नमाज कक्ष को लेकर के ट्वीट होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, भाषा को लेकर के धरना होगा, प्रदर्शन होगा, संभव है, ये मुद्दे हैं, हर किसी के लिए मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पर्यावरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक फोकस उधर भी रखना चाहिए। अब बालू खनन है, इस बालू खनन को धड़ल्ले से हो रहा, सब बोलेंगे, यहाँ डिबेट में आकर के भी सब लोग बोलेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर जाते हैं सब लोग भूल जाते हैं। मनोज जी। एक तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने पर्यावरण जैसे मुद्दे पर आज का ये डिबेट रखा है, और जहाँ पहले भारत में पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं होता था, ये पुरानी कहावत है कि भारत में पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं है, और अब झारखंड में ये कोई मुद्दा नहीं रहा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल के तकरीबन 2-3 महीनों में बालू के खनन पर इतना ज्यादा मीडिया में कवरेज दिया गया, अवैध बालू खनन की बहुत चर्चा हुई, पुल तक गिर गया, वो पुल दोबारा गिरा है 14 करोड़ रुपए के लागत से, सही बात है। वो दोबारा गिरा है, उसको गिरने के लिए बनाया ही गया, उसको गिरने के। अच्छा, तो ये इतना होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ पुलिस प्रशासन सरकार मतलब इस मुद्दे पर एक अजीब सी चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये बहुत कुछ बता रहा है। अब आप बोले बालू खनन येलो गोल्ड बोल रहे थे आप, तो ब्राउन गोल्ड, तो इसके बारे में मैं 1-2 तथ्य बताना चाहूंगा, ये लोगों को जानना चाहिए। पूरे विश्व में 5000 करोड़ टन का सालाना अवैध बालू खनन होता है, और झारखंड जो है इसमें बड़ा कुख्यात रहा है। ये कहने के लिए छोटा सा स्टेट है, यहाँ तकरीबन 32 नदियां हैं छोटी बड़ी, और तकरीबन सब में अवैध बालू खनन होता है। एनजीटी क्या है, एनजीटी ने तो 2020 में कह दिया कि आपको बालू खनन झारखंड में करना ही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आदेश खाना पूर्ति हो गया। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ अभी ऊपर से नीचे तक, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ऊपर से नीचे तक सभी लिप्त हैं। अब जो कुछ लोग जो अब बुंडू में मैंने जैसा सुना कि कुछ युवाओं ने कहा कि नहीं, इस खनन को तो हम होने नहीं देंगे, ये पूरा खेत और सड़क दोनों बर्बाद कर दे रहा है, तो उन्होंने अवैध बालू ढोने वाले एक ट्रक चालक को पकड़ लिया रात में और पुलिस को सूचना दी। अब उसमें तो आगे की कथा ये है कि पुलिस ने ही कहा कि तुम लोग कैसे पकड़ लिए, ये तुम्हारा काम नहीं है, कानून बतियाने लगे। मतलब धमकी भी दी गई, और उन्हें शायद केस की धमकी दी गई, फंसाने की, मारपीट भी की गई कुछ युवाओं के साथ। अच्छा, तो ये जो है बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि झारखंड में अगर शोध हो तो यहाँ जितनी नदियां हैं ऐतिहासिक, पौराणिक और बहुत ही विशिष्ट किस्म की नदियां हैं, नाम से भी और अपने गुण से भी, और सरकार और यहाँ के लोग और पुलिस प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो राज्य की खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी, और अंत में यहाँ के लोग ही उसे भुगतेंगे। डॉक्टर तनुज, देखिए बहुत गंभीर मसला है ये डॉक्टर तनुज जी। निश्चित रूप से अभिषेक जी की, जैसा कि इन्होंने बताया कि झारखंड की जो सुंदरता है उस पर किसी प्रकार से आघात हो रहा है, और ये मैं समझता हूं कि ये अब नैतिक विषय बनना चाहिए। ये पॉलिटिकल नहीं होकर के एक एथिकल बात होनी चाहिए। एथिकल ही बात हो रही है। हाँ, आज मैं एथिकल ही बात कर रहा हूँ। हाँ, होनी चाहिए। उसमें मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उसके दोहन से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, सुंदरता और झारखंड जिसके लिए जाना जाता है उसमें इसका आघात हो रहा है सीधे रूप से। जो लोग भी इसमें जुड़े हैं, क्योंकि ये कोई आज तो ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा होगा, ये लंबे समय से कई दशकों से चला आ रहा होगा। कभी कोई रहा होगा सत्ता में, नहीं रहा होगा, उस पर जाने मैं आज कम से कम, क्योंकि आज प्रकृति से जुड़ा पर्व भी है, और करम पर्व की सभी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं, बधाई में भी मैं देना चाहता हूं आपके माध्यम से, और विश्वकर्मा पूजा भी है।
तो उसकी भी बधाई। तो इसलिए हम इस चर्चा पर आए कि जिस तरीके से पेड़ कटने की चर्चा नहीं होती है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है, चाहे वो आम इंसान हो, कोई बोलता ही नहीं, कोई नहीं उस पर चर्चा करता है। कुछ एक गिने चुने लोग चर्चा भी करते हैं तो वो वहीं सिमट कर रह जाती है, या यूं कहें कि उसको उतना माइलेज नहीं मिलता है। तो इस पर ये जिस तरीके से नशा करना अगर गलत है, उस तरीके से अगर कोई भी जो भी खनन हो रहा हो या जो भी अत्याचार इसको कहे प्रकृति के साथ, उसको उसके रोकने के लिए लोगों को आगे आना होगा और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। और जहां की रिसोर्सेज की बात है, अगर इस रिसोर्सेज से अगर इसकी जरूरत है, नैतिक जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन प्रशासन नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं कि अगर भी तो नैतिक जिम्मेदारी है ना तनुज भाई। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। मैं और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज बहुत बड़े बड़े शोध हो रहे हैं। अगर चूंकि मेरा उस विषय में जानकारी बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन इसका कोई और विकल्प भी ढूंढने की जरूरत है। बालू का विकल्प भी ढूंढने की जरूरत है। जब विकल्प हमें मिल जाएगा इसका, आज बड़े बड़े चीजों का विकल्प मिल गया, प्लास्टिक से रोड बन रहे हैं, जो समुद्र का पानी है उसको ये किया जाता है, तो इसका अगर कोई विकल्प अगर हमें मिल जाए तो मैं समझता हूं कि ये स्वतः जो है इसका दोहन जो समाप्त हो जाएगा। इस पर भी चर्चा की जरूरत है, इस पर भी खोज की जरूरत है। सरोज जी, खोज और चर्चा तो होते रहेगी खोज और चर्चा तो होते रहेगी, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि खत्री जी आज जो है शासन में है तो प्रशासन के बारे में कुछ कहते। जितना आपने दिखाया उस पर अभी डिबेट खत्म नहीं हुआ है। अब सरोज जी, आपने चूंकि पॉइंट आउट करके मुझे व्यक्तिगत रूप से टोका, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पर भी कहेंगे और फिर बढ़िया से कहेंगे। लेकिन मैं चाह रहा था कि एथिकल बात हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको इन सब चीजों से सरोकार नहीं है, तो अब हम ढिशुम ढिशुम ही करते हैं पॉलिटिकली रूप से। चलिए बढ़िए, बोलिए। तो क्या है कि ये जिस तरह से देख रहे हैं पूरी ये, और उसके बाद नहीं, और जिस तरह से प्रशासन का मिली भगत और पूरी चीज आपने दिखाई, तो मैं चाह रहा था कि खत्री जी इस पर बताते कि ये क्या हो रहा है। और सवाल है कि जो प्रकृति की बात करने वाले, आज ठीक प्रकृति की बात करने वाले, जल जंगल जमीन की बात करने वाले जो लोग बात करते हैं, तो उनको मतलब नहीं है जल जंगल जमीन से, केवल बात ही करते हैं। झारखंड और झारखंडियों की बात करने वाले केवल बात ही करते हैं, उनको मतलब नहीं है ये क्या हालत हो रहा है। और जब रोक है, ठीक है, और सरकार को मैं बता दूं कि राजस्व एक तो अगर चलता, अभी तो रोक है, अगर उसका दोहन भी होता, शोषण नहीं, अगर दोहन भी होता, मान लीजिए अगर विकल्प उसका नहीं है अभी कुछ, तो आज विश्वकर्मा पूजा है, निर्माण के देवता का भी पूजा है, और आज कर्म पूजा है, तो प्राकृतिक पूजा भी है, प्राकृतिक को भी बचाना है और निर्माण में भी आगे बढ़ना है, दोनों काम है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बने, कम से कम दोहन हो तो उसका सरकार को राजस्व भी मिले। तो दोहन हो नहीं रहा है, शोषण हो रहा है और सरकार को राजस्व भी नहीं आ रहा है, राजस्व किसी के खजाने में जा रहा है। अब इसमें अब राजस्व किसी के खजाने में जा रहा है, तो अभी वर्तमान की जो सरकार है, अब पिछली सरकार पे जाना चाहेंगे लोग कि भाई पीछे भी हुआ है। अब मैं इतना ही कहूंगा कि पीछे अगर जो हुआ है, तो अगर हुआ होगा तो उससे, हाँ ठीक है, मैं हाँ, तो अभी क्या है कि अभी मत बनिए, स्पीड बढ़ गया ना, स्पीड बढ़ गया, तो स्पीड जो बढ़ गया, और राजस्व जो है, राजस्व सरकारी खजाने में जा भी नहीं रहा है, दूसरे खजाने में जा रहा है। तो इस पर खत्री जी बोले ना, इसको पहले तो रोक लगाए, फिर जब विकल्प आएगा तो स्वतः रोक हो जाएगा। लेकिन अभी तो पर्यावरण भी बचे और इसका भी शोषण नहीं हो, दोहन हो, और सरकार को राजस्व आए, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। तो मैं चलिए मान लिया एक मिनट के लिए कि खत्री जी के पास इसका जवाब नहीं है, तो विपक्ष के नाते आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए ना कि भाई क्या करना चाहिए सरकार को। मैं जितना देर बोला तो उसमें तो सब कहा हमने। कहा हमने तो सब बात कहा। आप तो कह रहे हैं कि अगर पिछला सरकार में होता होगा, जबकि मैं तो कह रहा हूँ कि होता था। मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि होता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तो क्या पिछली सरकार में अगर होता था, लंबा भाषण देकर अभिषेक जी, पिछली सरकार में होता था तो इस सरकार को छूट है क्या?
कि छूट पिछली किसी को सरकार नहीं कर है। रही थी तो हम भी करेंगे। एकदम पिछली सरकार की बात छोड़ दीजिए, इसलिए कि जनता ने अब पिछली सरकार नकार आपको दिया। मौका दिया है, नकार दिया। पिछली सरकार को हटा करके आपको मौका दिया है, तो आप ठीक करिए ना। आप कहिए कि पिछली सरकार में होता था तो अभी भी होगा। आप ही दिखा रहे थे चैनल में कि एक दिन 500 ट्रक हाईवा पकड़ाया बुंडू में। बुंडू में पकड़ाया तो मतलब क्या हुआ? अब देखिए बीच में बोल रहे हैं, बोले क्या प्रशासन ने और काम उसके किया, बाद आपने क्या कहा एक बार कि एक बार बोल लेने अब जब हाईवा पकड़ाया वो 500 हाईवा जो है और बालू का अंबार पड़ा हुआ था। आप कहे कि हम देखेंगे बालू सीज हो गया, वहां जाके देखेंगे वहां रहता है कि नहीं। सारा बालू फिर बिक गया, अब फिर चल रहा है। कई पुल धस रहे हैं। खत्री जी आकर के यहाँ बोलते हैं कि सब पुल रघुवर जी के सरकार में गड़बड़ बना था इसलिए गिरा। अरे भाजपा सरकार के पुल है इसलिए गिर गए। अरे भाजपा ही सरकार ने पुल बनवाया है, आपने बनवाया कहा? आप तो पुराने ही का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पुल गिर रहे हैं तो ये बात सही है कि बालू के कारण पुल नहीं गिरते हैं, लेकिन बालू जहां से निकाले जाते हैं वहीं क्यों पुल गिर रहे हैं? जिस इलाके में ज्यादा बालू निकाले जा रहे हैं वहीं पुल गिर रहे हैं, और आपके शासन में सबसे ज्यादा पुल गिरा है। आप कहिएगा कि पुल पहले का बना हुआ था तो पहले नहीं गिरा, आपके शासन में गिर रहा है, तो उसका भी जवाब आपको देना चाहिए। मैंने सवाल कुछ किया था सरोज जी। बहरहाल चलिए एक बार फिर से मैं महावीर जी के पास आ रहा हूं। महावीर जी देखिए, पूरा एक नेक्सस होता है, पूरा एक नेक्सस होता है इस चीज का, बालू के खनन का पूरा एक नेक्सस है। मैं जहां तक जानता हूं कि रामगढ़ के एसपी बहुत सख्त आदमी हैं, तुरंत एक्शन भी लेते हैं। इतना तो तय है कि उनको इसकी जानकारी नहीं लगने दी जा रही है, उन तक खबर पहुंचने ही नहीं दी जा रही है। जितना मैं प्रभात कुमार को जानता हूं उन तक खबर पहुंचने नहीं दी जा रही है। ये जितने थाना में थाना प्रभारी बैठे हैं इन सब का शेयर वहां पर बंधा हुआ है। ये पीसीआर जितना है, देखिए ऑडियो में साफ हो रहा है कि भाई पीसीआर से मैनेज कर लेंगे, ये तो ड्राइवर के ऊपर है। अब एक एसपी के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक घाट जाकर के चेक करे। ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है जिसका थाना में जितने भी प्रभारी हैं, एसआई लेवल के, सिपाही लेवल के, सबके साथ इनकी सांठगांठ है। मेरी बात से सहमत है महावीर जी? जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और इस बात से भी सहमत हूं कि जो लोकल थाना पुलिस है, संबंधित थाना पुलिस है और उनके प्रभारी हैं, उनकी मिली भगत से ही ये पूरा कारोबार जो है फल फूल रहा है। जितने भी आपने ऑडियो भी सुना और जो हम लोगों को भी जो जानकारी मिलती है, हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि वरीय पदाधिकारी जब भी छापेमारी के लिए निकलेंगे या जो टास्क फोर्स की टीम है वो छापेमारी के लिए निकलेगी, तो जो बालू का अवैध कारोबारी है उन तक ये खबर पहले ही पहुंच जाती है। तो आखिर खबर पहुंचती कैसे है? जो कारोबारी सुना तान के बोल रहे हैं कि छापेमारी होने के पहले ही उनको जानकारी मिल जाती है, और जब छापेमारी होने वाला दिन होता है उस दिन हम लोग गाड़ी नहीं लगाते हैं। पुलिस आती है, यानी जो टास्क फोर्स की टीम आती है, जो वरीय पदाधिकारी है उनकी टीम आती है और यहाँ पे घूम के चली जाती है। अचानक कभी कभी जब छापेमारी होती है तब कुछ पकड़ाता है, जैसे एसडीओ जावेद हुसैन, एसडीपीओ किशोर रजक ने लगातार छापेमारी की थी और पूरे हड़कंप भी मचाया था। लेकिन धीरे धीरे जब इन लोगों ने देखा कि संबंधित थाना पुलिस का सहयोग इनको नहीं मिल रहा है तो लगता है इनका भी जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया है। और जहां तक रामगढ़ जिले की डीसी माधवी मिश्रा की बात मैं आपको बतला दूं कि वो भी बहुत ही सख्त पदाधिकारी हैं। उनको जैसे ही पता चलता है कि कुछ अवैध कार्य इस जिले में हो रहा है, वो अधिकारियों की क्लास जरूर लेती है और आदेश भी पारित करती है। लेकिन डीसी मैडम और एसपी प्रभात कुमार जो आदेश पारित करते हैं उसको जो अधिकारी हैं उनके अधीन काम करने वाले वो मान रहे हैं कि नहीं, ये देखना भी इन्हीं अधिकारियों का काम है। लेकिन केवल आदेश पारित करने के बाद तो भी अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो ये माना जा सकता है कि जो थाना में बैठे हुए लोग हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको वरीय पदाधिकारी के आदेश की कोई परवाह नहीं है। यानी लॉजिक यही है कि भैया जो असली बात है वो आला अधिकारियों तक पहुंचाई नहीं जा रही है। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया महावीर जी आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। जो धरातल की स्थिति है वो आपने बताई।
डंके की चोट पर अभी जारी है, कहीं जाइएगा मत। एक छोटे सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे और उसके बाद हम डंके की चोट पर में इसके रूट कॉज को समझने के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, माफ कीजिएगा। देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले सब लोगों की हमने बातचीत सुनी। सब लोगों की बातचीत सुनने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि सरकार को जो करना है वो करेगी, प्रशासन को जो करना है उसको करना चाहिए, सब चीज है। लेकिन एक ऑल्टरनेट की बात हुई थी। अब ऑल्टरनेट की बात हुई है तो सवाल ये है कि सवाल उठाना सिर्फ अगर ये होता, हमारा मकसद होता तो फिर चलिए बात खत्म हो जाती। थोड़ा मैं भी सरकार के खिलाफ बोलता, थोड़ा मैं भी विपक्ष के खिलाफ बोलता और बात खत्म हो जाती। लेकिन सवाल का जवाब ढूंढना भी शायद कहीं ना कहीं हमारा ही काम है। मनोज शर्मा जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, वो जुड़े हुए हमारे साथ, पर्यावरण के अच्छे खासे ज्ञानी हैं। मनोज जी, जिस ऑल्टरनेट की बात की जा रही है तो उस ऑल्टरनेट को हम कैसे ढूंढे? मतलब क्या हमारे पास अभी फिलहाल, अब मैं कह दूंगा कि नहीं सरकार ऐसा नहीं करती, मैं कह दूंगा पिछली सरकार में हुआ करता था, लेकिन मुझे यह कहना चाहिए कि आखिर अभी करना क्या चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए। एनजीटी ने तो कह दिया कि ठीक है अक्टूबर तक आप बालू का खनन नहीं कीजिए, तो क्या अक्टूबर तक सड़क नहीं बनेगी, विकास का कोई काम नहीं होगा, किसी का घर गिर गया तो वो घर नहीं बनेगा। तो आखिर इसका उपाय क्या है, क्या उपाय किया जाना चाहिए मनोज जी? देखिए, एनजीटी तो अपना आदेश दे दी, लेकिन ये आपका कहना सही है कि काम तो बालू से संबंधित जितने हैं वो तो नहीं रुकेंगे। हाँ। वो तो काम होना ही है। और इसका जो विकल्प है, तनुज जी ने सही बोला कि इसका कोई विकल्प खोजा जाना चाहिए। लेकिन देखिए, ये एकाएक एक सप्ताह और सप्ताह भर में 10 दिन में तो विकल्प मिलेगा नहीं मिलेगा। अब एक उदाहरण हम देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि जो पारंपरिक ईंटें थी उसके जगह फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग हो रहा है। हाँ। तो ये आप सोचिए कि ये एकाएक तो नहीं बना। जब लोगों को लगने लगा कि मिट्टी खनन से चिमनी के लिए, ईंट भट्ठों के लिए मिट्टी खनन से खेत बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे गड्ढे तालाब बनते जा रहे हैं, खेती लायक जमीन कम हो रही है, तब उसका विकल्प खोजा गया। तो विकल्प तो इसका खोजना बहुत आवश्यक है। मांग है इसलिए अवैध खनन हो रही है, और इसका विकल्प हम लोग 1-2 दिन में नहीं खोज पाएंगे। लेकिन ये पर्यावरणविदों की, वैज्ञानिकों की, इससे जुड़े हुए जितने भी टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं, उनको इस पर प्रयास तो करना होगा। एक चीज ये हो सकता था कि हम इसमें थोड़ा संयमित होते। विदेशों में क्या है कि अमेरिका तक में देखिएगा आप कि बहुत सारे जो पठारी इलाके हैं वहाँ लकड़ी के मकान ज्यादा बनाए जाते हैं। अब वो उसकी नकल तो हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे। भारत में बहुत सारे लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी नई चीज तुरंत स्वीकार नहीं की जाती है। जहाँ तक अवैध खनन रोकने की बात है तो देखिए, अंततः ये आम आदमी नहीं रोक सकता है। रोकने का काम तो सरकार और प्रशासन के हाथ में ही है। आम आदमी रोकने जाएगा तो उसके साथ मारपीट हो जा रही है, हिंसा हो जा रही है। यहाँ मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा कि विकल्प तो एक दिन में नहीं खोज सकते हैं। दूसरी चीज कि इस खनन से जो नुकसान हो रहा है, अगर उसको आप गौर से देखें, लोग देखें, हम आप नहीं, बाकी पूरी जो जनता है वो अगर गौर से देखे तो वो संयमित हो जाएगी। वो सोचेगी कि ठीक है, हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसका खपत कम हो, निर्माण थोड़ा जितना जरूरत है उतना ही करें। जैसे देखिए, बुंडू इलाके में बालू खनन से क्या हुआ है कि बालू नदियों में जो कुछ जीव जंतु थे वो विलुप्त हो गए। पूरा इकोसिस्टम पर्यावरण तंत्र खराब हो गया। जैसे बालू भेड़ा एक जीव मिलता था पानी में। बालू भेड़ा जो है, हो सकता है यहाँ के गांव देहात के लोग जानते भी जानते हैं। तो बालू भेड़ा क्या था, मुर्गों को खिलाते थे ग्रामीण, और उससे मुर्गों की जो बढ़त थी, उनका जो बढ़ना था वो बड़ा तेज हो जाता था। बहुत सारी मछलियां ऐसी थी जो गांव में रेत में और पानी में मिलती थी, वो लुप्त हो गई। अब नदियों का जब आप खनन कर देते हैं तो प्रवाह रुक जाता है, उसका प्रवाह खराब हो जाता है, खेत लायक भूमि धंसने लगती है, भूस्खलन बढ़ जाता है। बालू जो है ऐसा नेचुरल चीज है जो पानी को फिल्टर करता है, शुद्ध पानी देता है। अब ये सब चीज अगर आम आदमी ठीक से समझने लगे तब जाके लोग थोड़ा सजग होंगे। रोकने की जहां तक बात है तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक बयान से अगर हम लोग दूर होके ये सब देखे भी, लेकिन तनु जी भी ठीक बात बोले कि उसका कोई विकल्प तो खोजना ही चाहिए। बिना विकल्प के तो बर्बाद हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। अब बालू को हम लोग एक चीज देखिए, तुलना कर देते हैं किसी तुच्छ चीज की बालू से, लेकिन अगर पर्यावरणविद की नजर में देखिएगा तो बालू जो है सो बड़ा अमूल्य किस्म का उपहार है प्रकृति की तरफ से।
और इसका इतना दोहन, इतनी बर्बादी, और सरकार, प्रशासन, आम आदमी, हम तो कहेंगे ऊपर से नीचे तक लोग लिप्त हैं और लापरवाह हैं। तो इसका विकल्प तो खोजा जाना चाहिए, जितना जल्दी खोजा जाए उतना अच्छा है। अच्छा देखिए, हमारे साथ कांग्रेस से हम तौसीफ साहब जुड़ चुके हैं। तौसीफ साहब, सबसे पहले तो शुभकामनाएं कि एक बार फिर से कांग्रेस के प्रवक्ता पैनल में हम तौसीफ को हम देख सकेंगे, तो इसके लिए शुभकामनाएं हैं आपको। अब तौसीफ साहब देखिए, हम बात कर रहे हैं बालू की। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तौसीफ साहब, बालू की हम बात कर रहे हैं, रामगढ़ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कमोबेश हर जगह की तस्वीरें ऐसी हैं, आप मानिएंगे इस बात को कि बालू का खनन तो हो रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी सरकार को काम करने की जरूरत है। और बीजेपी के जो हमारे मित्र हैं सरोज जी, उनका भी कहना है कि भाई बताइए कि सरकार आखिर इसमें कर क्या रही है। आप ये बहाना मार करके पिछले सरकार में भी ऐसा होता था, वैसा होता था, ये सब डींगे दे करके और आप इससे बच नहीं सकते। बालू को लेकर के अभी कोई स्पष्ट रणनीति आप लोगों की नजर नहीं आई है। इत्तेफाक रखेंगे आप इस बात से? नहीं, देखिए है क्या कि जब से सरकार बनी है तो आप ये भी जान रहे हैं कि जितनी तेजी से काम हो रहा है, इसके बावजूद कि कोरोना काल रहा और उसमें बहुत सारी चीजें, देखिए ये बालू का जो समस्या है कोई ये एक रोज का नहीं है। ये कोई समस्या हेमंत सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई है। ये बालू की समस्या जो है, बहुत सी चीज इसमें बारीकियां हैं। जीएसएमडीसी की चीज पे जब आप ध्यान देंगे, उस पे जब आप स्टडी करेंगे, तो एक उसमें डिपार्टमेंट है सिया जो स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होता है। अच्छा। उसका जब अध्ययन करेंगे तो ये सब सारी चीजें आपको एकदम सामने जो है आ जाएंगी। तो पिछली सरकार में कोई ऐसा काम बालू से संबंधित नहीं हुआ। इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। मैं इसको बड़े बारीकी से जानता हूं और देखा है मैंने कि पिछली सरकार ने इसमें गंभीरता से कोई काम नहीं किया है। तो जितनी भी फाइलें या जितनी भी चीजें, जितनी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके इन लोगों के द्वारा, जेएसएमडीसी के द्वारा प्रपोज किया जाता था या प्रपोज किया गया, तो उसमें सिया के माध्यम से उसको क्लियरेंस बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया पिछली सरकार में। पिछली सरकार में यहां तक के सिया का चेयरमैन भी नहीं था, यहां तक के वहां मेंबरान भी नहीं थे। मेरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिया का चेयरमैन बनाया, उसमें मेंबरान बनाए गए हैं और इसमें गंभीरता से काम हो रहा है। बहुत तेजी से फाइल को मंगाई गई, फाइलों को देखी गई, जितनी भी डीपीआर है वो घाट का, जो घाट बोलते हैं हम लोग, बालू घाट, उसका डीपीआर बनाया गया और उस पे काम चल रहा है। तो हमारी सरकार ने बहुत ही सीरियसली इस पे गंभीरता के साथ काम कर रही है। पिछली सरकार का ये दिया हुआ सारा हम लोगों को ये गिफ्ट जो मिला है, ये पूरी समस्या है। ये केवल बालू का समस्या नहीं है, 100 समस्या ऐसी है कि जो मैं गिना दूंगा जो दिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोरोना ये सारी समस्या से मैं निपट लेता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, बहुत ही विजनरी हैं, उनके साथ जितने भी मिनिस्टर हैं वो विजनरी हैं, काम करने वाले हैं, उनके पास एक विजन है। और वो ये सरकार को जिस तरह से राज्य की जनता ने बैठाया है, बनाया है, तो राज्य की जनता ने ये देखा कि इन लोगों का काम करने का तरीका अच्छा है, इसलिए बैठा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है मेरे भाई कि ये जो कोरोना काल में जो समय खराब हो गया, ये आपदा जो है, ये कुदरती आपदा रहा है। ये किसी का मतलब इसमें अब क्या बोला जाए, लेकिन जो भी समय बचा हुआ है, इस समय में बहुत तरीके से 2 मिनट का मैं आपको वक्त दे रहा हूं सरोज जी। पहले भाई को बधाई, आपका गिफ्ट है। नहीं, तौसीफ जी को बधाई, आज प्रवक्ता बने हैं दोबारा, तो बधाई उनको। लेकिन तौसीफ जी हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाने लगे। हम कह रहे हैं कि भाई ये जो अवैध, जो आपने दिखाया, ये जो अवैध उत्खनन है, जो सब चल रहा है, इसके रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? इस सरकार में सबसे ज्यादा पुल ध्वस्त हो रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? तो ये कोरोना के आपदा, अरे कोरोना का आपदा में है तो देश के लिए भी है, लेकिन रोज आप लोग प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। उनके लिए कोरोना का आपदा नहीं है, केवल झारखंड के लिए है। और आप, लेकिन उस पर मैं जाना नहीं चाहता, दूसरा डिबेट है, डिबेट को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मैं सुन रहा था कि वहां पर थानेदार, और आपने कहा कि वहां एसपी साहब को पता नहीं, हो सकता है नहीं पता होगा,
मैं किसी का नाम लेकर के ना किसी के पद को मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि ना उन्होंने गलती किया है या क्या किया है, लेकिन एक चीज बताइए हमको अभिषेक जी कि एसपी साहब को पता नहीं है, तो अगर उनको पता नहीं है तो यही उनके लिए फेलियर माना जाएगा कि उनके नाक के नीचे आपका जो है पत्रकार वहां से ले आते हैं, सारा फोटो खींच के ले आते हैं, धड़ल्ले से बालू जारी है, आपके पत्रकार जो है बालू के ठेकेदारों से अवैध बालू निकासी करने वाले लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे तय कर रहे हैं कि क्या रेट है, क्या लीजिएगा, और एसपी साहब को पता नहीं, तो ये तो फेलियर माना जाएगा, ये तो फेलियर माना जाएगा। हो सकता है उनको नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है तो और फेलियर माना जाएगा। तो उस पर बताइए ना कि उनको भी नहीं पता है, सरकार को भी पता है कि नहीं पता है। और मैं अब आपको अभिषेक जी मैं आपके बालू पे हमको लगता है कि आप पिछले 1-1.5 महीने में 10 से ज्यादा डिबेट कराए होंगे, और मुझे लगता है कि मैं 6-7 डिबेट में तो मैं आया हूं मैं खुद। और आज जब आप बुलाए तो हम बोले अब कौन बात बचा हुआ है जो मैं जाके आपको बोलूंगा डिबेट में, क्योंकि 6 डिबेट में तो मैं आ चुका हूं। लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, सरकार ने कोई कार्रवाई की हो तो बताइए। अब इससे भाग सकती है सरकार क्या? इसका मतलब कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है, सरकार के इशारे पर हो रहा है। तौसीफ भाई आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, एक बार मैं सरकार के इशारे पर हो रहा है। प्रतिक्रिया डॉक्टर तनुज। देखिए थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ 2 मिनट है आपके पास। हाँ चर्चा की शुरुआत हुई, मैंने एक पॉजिटिव बात कही और उसका मनोज जी ने और आपने समर्थन किया और उस पर चर्चा करवाई, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये पॉलिटिकल ना हो, लेकिन हम उससे उसका मतलब ये नहीं कि उससे भाग रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि समय थोड़ा लगेगा। हाँ, बोलिए ना। लेकिन सरोज जी आदतन हैं कि वो बार बार उनके पास कुछ बचता नहीं है, और इनके पास ही नहीं, जब जब राज्य में गैर भाजपा की सरकार होती है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनते हैं, तो इनके भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचता नहीं है। और उसका उदाहरण पिछले विधानसभा सत्र में राज्य की जनता ने देखा कि मुद्दा होते हुए उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये भी बहुत स्पष्टता से मैं कहता हूं। अब ये बताइए कि झारखंड का गठन कब हुआ, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने समय तक रही, तो क्या बालू अभी निकल रहा है क्या? आप छोड़ दीजिए बिहार के समय की बात, 2000 से क्या अभी पूरा 20 साल का बालू क्या इसी समय निकल गया क्या? अभी मनोज जी एक डाटा दे रहे थे, शायद कितना जो टन होता है वो 5000 करोड़ टन, कितना जो पूरे देश में शायद निकलता है, पूरे विश्व में निकलता है। तो ये अब जब पॉइंट पर बात होगी तो 20 साल का डेटा निकालिए कि किसके सरकार में कितना टन बालू निकला है, तब बोलती बंद हो जाएगी। और जो पुल गिरने की बात कर रहे हैं, जो 2200 करोड़ का चूहा खा गया था पुल, वो कब बना था और कब गिरा था? वो तो बनते ही गिर गया था। और झारखंड विधानसभा का भवन वो कौन से बालू से बना था कि वो टूट गया, उसकी छत गिरने को आ गई। जाके देखिए वो क्या स्थिति हो चुकी है विधानसभा की, हाईकोर्ट की क्या स्थिति हो गई, हज हाउस की भी वही स्थिति, बिल्कुल हज हाउस की भी वही स्थिति है। और जो पुल, दूसरा नैरेटिव, देखिए ये पार्टी नैरेटिव सेट करती है, रॉन्ग नैरेटिव सेट करने का काम करती है, झूठी नैरेटिव सेट करने का काम करती है। मैं झूठा अगर किसी को बोल रहा हूं तो प्रमाण देके बोलूंगा, हवाई में बात नहीं करूंगा कि आपको मैं अगर झूठा बोलूंगा तो उसका प्रमाण भी मेरे पास होना चाहिए। ये लगातार प्रमाण है। और अब क्या है, अब पुल गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, तो कैसे बचना है? डिबेट में जाना है, जनता के बीच में जाना है, टीवी में आना है। तो पुल गिर रहे हैं तो बालू को वजह कर दो और बालू को जोड़ दो हेमंत सोरेन जी की सरकार से। ये नैरेटिव नहीं चलेगा। आप अगर टेक्निकल बात होनी चाहिए तो उसमें ये जानकारी होनी चाहिए। तौसीफ भाई 1 मिनट है मेरे पास। तौसीफ भाई जी बोलिए। आपने तनुज भाई की भी बात सुन ली, आपने सरोज जी की भी बात सुन ली, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? नहीं, देखिए जिस तरह से सरोज भाई ने बात को रखा और कहा कि पुल गिर रहा है और एसपी के नज़र के सामने या बालू उठ रहा है, तो पुल मेरे ख्याल से जो पुल गिरा है या गिर रहा है तो वो तो उन्होंने ही बनवाया ना, उनकी सरकार में ये सब बना है। ये तो ऐसा नहीं कि अभी तुरंत बन गई है, आपकी सरकार ने पुल बनवाया कौन सा है? तो वो कह रहे हैं हमारी सरकार ने गिरवाया, बनाया है हमारे सरकार ने, तो इसीलिए हमारी सरकार का पुल गिर रहा है। आप लोगों ने नहीं बनवाया तो इसीलिए आपका नहीं गिर रहा है।
नहीं, उनके यहाँ तो ऐसी ऐसी चीजें बनी हैं जो धाराशाही हो रही हैं, वो जनता देख रही है, देख चुकी है और देखेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रहा सवाल बालू का, तो ये बात सही है कि विश्व में 5000 करोड़ अगर बालू उठता है, तो ये बात अभी तनुज ने कहा कि जो 2000 में झारखंड अलग हुआ है, तो सबसे ज्यादा अगर 16-17 साल तक अगर किसी की सरकार रही है तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। भारतीय जनता पार्टी, ये आंकड़ा निकलवा ले, सच है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी सरकार में कितना बालू निकला है। मेरी सरकार में अवैध खनन नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर कट है। अगर कोई अवैध खनन करता है तो उसे प्रशासन बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेगा, कर रही है और भविष्य में भी होती रहेगी कार्रवाई। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसमें प्रशासन पूरी तरह से वो बिल्कुल एक्टिव है और वो ऑथराइज्ड है सरकार के तरफ से कि अगर कोई इस तरह का बालू का अवैध खनन करता है तो उस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करे। उसके बाद मैं मनोज जी को 1 मिनट दूंगा, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। दोबारा फिर नहीं कुछ कहूंगा, मैं उतना ही कहूंगा कि आपने खत्री जी को सुना तो खत्री जी फिर पीछे सरकार पे चले गए। मैं तो कहा छोड़ दीजिए पीछे सरकार को। आज डिबेट किस बात पे हो रहा है? आज डिबेट इस बात पे हो रहा है कि बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, तो उस पर उन्होंने वह कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने पिछला सरकार में अगर बालू का उत्खनन हुआ है तो इस सरकार में भी होगा क्या? बोल तो रहे और अब जहाँ हो रहा है तो वो विधानसभा आज भी चल रहा है, विधानसभा बना है, विधानसभा आज भी चल रहा है, लेकिन हज हाउस गिर गया। आपके एक मंत्री है, उन्हें नहीं बनवाया, सुने कि उन्हीं वही ठेका का काम किए थे, आप ही के सरकार में बना था। हज हाउस गिर गया, दोबारा तोड़ के रघुवर जी की सरकार ने हज हाउस को बनवाया। उसका जो बजट तैयार हुआ था, जरा सुनिए ना, हज हाउस गिरा दिए, कितने का था? जिन्होंने बनवाया वो मंत्री है, आज कितना उसको मंत्री है, हज हाउस गिर गया। जवाब दे दीजिए ना। बात कर रहे हैं कि पहला जो बजट था वो क्या था? करके अभी जान चली जाती है। और आप लोग कुछ करवाएंगे। लास्ट 1 मिनट है मनोज जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। देखिए इस लेकिन कुल मिलाकर के पिछली सरकार तो जरूरत है कि अवैध जो बालू का उत्खनन है ये बंद हो जाए। अवैध खनन अगर कोई कर रहा है तो रोकना तो अंततः सरकार को ही, इसमें कहीं आम आदमी रोकेगा तत्वगत्वा ये काम सरकार का है। और एक चीज देखिए, सरकारों को अगर कटघरे में खड़ा करना है तो झारखंड की किसी भी पार्टी की सरकार को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। पिछली सरकार भी जो थी, मैं पार्टी का किसी का नाम नहीं लूंगा, पिछली सरकार भी थी, वो सौंदर्यीकरण के नाम पर कितने तालाबों और झीलों को बर्बाद करके रख दी। और इस एक सरकार ऐसी भी थी जिसने मुंबई की कंपनी को लीज दिया था बालू खनन का, वो बहुत चर्चित हुआ था जी। अब वो अगर कोई मुंबई की कंपनी है, सक्षम है, तो सोचिए कि ये लोग तो जेसीबी से अगर बालू खोद रहे हैं तो वो जेसीबी से भी कोई बड़ा उपकरण ले आएगी खोदने के लिए और पूरे नदियों को बर्बाद कर देगी। दामोदर नदी की बात हो रही थी, मैं बोलना चाहूंगा, देवनद बोलते हैं उसको। और उसके बारे में एक तथ्य याद रखना होगा हम लोगों को, हम लोग जान भी रहे हैं, मैं सिर्फ याद दिला दे रहा हूँ कि दुनिया की जो सबसे कुछ प्रदूषित नदियां हैं उसमें से एक दामोदर है। और यहाँ गांव देहात में वैसे लोगों ने जिनकी औकात मोटरसाइकिल रखने की नहीं थी, अवैध बालू खनन में मतलब अच्छा उम्मीद देख के अवैध कमाई की, उन्होंने हाईवे फाइनेंस करा लिया। तो अंततः रोकना तो सरकार को है। आम आदमी सजग हो सकता है, विरोध कर सकता है, लेकिन रोकना प्रशासन और सरकार का काम है और उसमें वो फेल है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। डॉक्टर तनुज खत्री बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मनोज शर्मा साहब। हाँ तौसीफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे पास सर 30 सेकंड है सर, बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ 10 मिनट 30 सेकंड में काम कर। नहीं, आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह का कहीं पे कोई खनन हो रहा है तो आम आदमी आगे बढ़ करके उस चीज को बताए। और प्रशासन को पूरी तरह से सरकार ने एकदम बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ रखा है कि कोई भी अगर इस तरह का अवैध खनन करता है तो उस पर अंकुश लगाएगा। तो ये आम आदमी, आपकी पुलिस आम आदमी पीट रही है, आपकी पुलिस ही करवा रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ये रघुवर दास का जमाना नहीं है, ये हेमंत सोरेन का जमाना है, याद रखिएगा। मेरी पुलिस बिल्कुल नहीं, ये सरकार ने। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरोज जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज खत्री, तमाम लोगों का। भाई देखिए, आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस प्रताड़ित करती है तो भाई उसके ऊपर के भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए। अंततः झारखंड तो हमारा है, आखिर ये झारखंड तो हमारा है।
सब लोगों को करम पर्व की बहुत शुभकामनाएं, सब लोगों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत शुभकामनाएं। पर्यावरण का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जोहार की कोशिश करेंगे।